हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आज के इस एक वीडियो में। इस पूरे चैप्टर में हम लोग 100 प्रश्नों को करेंगे। इस एक वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को करेंगे और एनसीईआरटी आपका बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लेंगे और 2018 में इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, उन सारे को भी हम लोग कवर करेंगे। आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, एग्जाम में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं इस बार भी। 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे गए थे क्योंकि ये क्लास 9th का चैप्टर है। 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे ग्रुप डी के एग्जाम में वो सारे के सारे थे क्लास 10th से। इस बार हो सकता है कि 9th से भी प्रश्न आए या हो सकता है केवल 10th से भी आए, लेकिन आपको जो है 9th और 10th दोनों अच्छे से कवर करने हैं। अब एग्जाम का बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, पता लग जाएगा आपको कि कैसे क्या क्वेश्चंस किस चैप्टर से आ रहे हैं। तो इस सीरीज के अंदर, इस रिवीजन सीरीज के अंदर जितने भी चैप्टर्स अब तक हुए हैं उन सारे का पीडीएफ जो है मैंने अपलोड कर दिया है ऐप के ऊपर। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को करना। किसी वस्तु पर कार्य होने के लिए कौन सी दो स्थितियां आवश्यक है? किसी वस्तु पर कार्य होने के लिए कौन सी दो स्थितियां आवश्यक है? देखो, हम अपने दैनिक जीवन में कार्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कार्य यानी कि काम, है ना। कार्य या फिर काम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे खेलने का कार्य कर रहे हैं, बोलने का कार्य कर रहे हैं, नाचने का कार्य कर रहे हैं, गाने का कार्य कर रहे हैं, टहलने का कार्य कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ कार्य जो है हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। लेकिन फिजिक्स में जो हम कार्य बोलते हैं ना, वो ये वाला कार्य नहीं है जो आप दैनिक जीवन में करते हैं, राइट। जैसे आप कोई चट्टान है उसको आप धक्का दे रहे हैं, धक्का देते 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 जो है आप थक गए लेकिन चट्टान खिसका भी नहीं, तो आप बोलेंगे कि कार्य तो मैंने किया, थक भी गया लेकिन चट्टान नहीं खिसका। भौतिकी में आपने कोई कार्य नहीं किया, आपने धक्का लगाया लेकिन चट्टान खिसका ही नहीं, आपने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन हम लोग दैनिक जीवन में क्या बोलते हैं, भाई धक्का देते देते थक गया मैंने बहुत कार्य किया लेकिन चट्टान नहीं खिसका। तो हम लोग दैनिक जीवन में उसको कार्य बोलेंगे, लेकिन भौतिकी में वो कार्य नहीं है। भौतिकी में आपने कोई कार्य नहीं किया है। सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कि जो भौतिकी में, फिजिक्स में कार्य कौन करता है? फिजिक्स में कार्य जो है बल करता है, फोर्स करता है। फिजिक्स में कार्य फोर्स करता है। तो कार्य होने के लिए दो चीजें चाहिए, फोर्स लगना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए। फोर्स लगना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए, बल लगना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एब्सेंट है तो कहा जाएगा कि कार्य नहीं हुआ है। वस्तु पर बल लगे और वस्तु विस्थापित हो, दो स्थितियां आवश्यक है। भौतिकी में कार्य होने के लिए दो स्थितियां आवश्यक है कि बल लगे और विस्थापन हो, है ना। बल लगे और विस्थापन हो, ये दो स्थितियां चाहिए। इन दोनों में से कोई भी अगर अनुपस्थित है तो हम बोलेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। हम बोलेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। अगर बल ना लगे तो भी कार्य जीरो हो जाएगा, अगर विस्थापन ना हो तो भी कार्य जीरो हो जाएगा। तो जब आप चट्टान को धक्का लगाते हैं, आपने बल तो लगाया लेकिन चट्टान का विस्थापन नहीं हुआ, जबकि कार्य होने के लिए दोनों का होना जरूरी है। कोई भी अगर एक एब्सेंट है तो कार्य नहीं होगा। आपने बल तो लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ चट्टान का, यानी कि आपने कोई कार्य नहीं किया है। फिजिक्स के अनुसार आपने कोई कार्य नहीं किया है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो, ये विस्थापन की दिशा है, ये विस्थापन की दिशा है, ये विस्थापन की दिशा है। यहां पर देखो, ये बल की दिशा है। इस वाले में बल जो है इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, इस वाले में बल ऊपर की ओर लगाया जा रहा है, इस वाले में बल जो है इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। यहां पर देखो, बल लगाया गया और जो ये पिंड है ये विस्थापित हो गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जिधर बल लगाया जा रहा है उधर ही विस्थापन हो रहा है। ऐसे केस में जो कार्य है वो होता है बल गुने में विस्थापन। ऐसे केस में कार्य क्या होता है? बल गुने में विस्थापन। यहां पर देखो, तो बल इधर की ओर लगाया जा रहा है लेकिन विस्थापन इधर की ओर हो रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये मत समझिए कि सर बल इधर लग रहा है तो विस्थापन इधर कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पिंड है, इस पिंड को आप उठा करके ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य कैसे हो रहा है?
आप पिंड ऊपर की ओर उठाकर ले जा रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है ना। जब आप पिंड को उठाकर ऊपर की ओर ले जा रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण बल अभी भी तो नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन विस्थापन ऊपर की ओर है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बल ही मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में जो है बल कार्य करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कुछ ऐसा ही केस हो गया ना, कि पिंड को जब आप ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो आप बल ऊपर लगा रहे हो, आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें बल ऊपर लगेगा, विस्थापन ऊपर ही होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर काम करेगा ना, और विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। तो यही केस आ गया। ऐसे केस में क्या होगा, जो कार्य है ये ऋणात्मक हो जाएगा -F में S, -F में S। यहां पर देखो जो बल है और ये जो विस्थापन है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस वाले केस में कार्य हमारा 0 हो जाएगा। कार्य अपने आप में एक अदिश भौतिक राशि है, कार्य के पास केवल परिमाण होता है। कार्य धनात्मक भी हो सकता है जब बल और विस्थापन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है जब बल और विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में हो, और कार्य जो है 0 भी हो सकता है अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जब कोई पार्टिकल, जब कोई पिंड किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, गति करता है, तो उसके केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल लगता है। अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, तो बल गुने में विस्थापन। बल की दिशा में चली गई दूरी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप विस्थापन बोलेंगे ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। बल की दिशा में चली गई दूरी, तो दूरी जो है दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है, यानी कि विस्थापन जो है दूरी के बराबर हो सकती है अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो। ठीक। आपको फॉर्मूला जो है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये मैंने आपको बता ही रखा है अलग अलग केस में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य अपने आप में अदिश भौतिक राशि है। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कार्य एक अदिश भौतिक राशि है, इसके पास केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वह बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? अब यहां पर साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि बल लगाया गया है और बल की दिशा में ही विस्थापन हुआ है। बल की दिशा में ही विस्थापन हुआ है। बल लगाया गया है 1 न्यूटन और विस्थापन हुआ है 1 मीटर, तो कार्य कितना हो जाएगा? अगर बल की विस्थापन जो है बल की दिशा में हो तो कार्य हमारा होता है सिंपली बल गुने में विस्थापन। मान यहां पर डालेंगे 1 न्यूटन गुने में 1 मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर। अब देखो जो न्यूटन मीटर है ये कार्य का एसआई मात्रक है और इसी को हम लोग जूल बोलते हैं, 1 जूल। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर बोलो या फिर जूल बोलो, सी हमारा राइट आंसर। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और वह बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य कितना होगा? यहां भी बल की दिशा में विस्थापन है तो कार्य हमारा बल गुने में विस्थापन हो जाएगा। बल है 5 न्यूटन और विस्थापन है 2 मीटर, दोनों के दोनों एसआई मात्रक में है, तो आंसर हमारा एसआई मात्रक में आएगा 10 जूल। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है और बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, किया गया कार्य कितना होगा? तो बल की दिशा में अगर विस्थापन हो तो सिंपली हम लोग बल और विस्थापन को गुना कर देंगे, तो 56 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जस्ट हम लोगों ने देखा कि अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य हमारा -F में S होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। यह स्टेटमेंट सही है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, सही है। बल और विस्थापन की दिशा का कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत हो जाएगा। बल और विस्थापन की दिशा का कार्य पर प्रभाव पड़ता है। केवल 1 और 2 सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कूली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। कूली
कूली द्वारा बोझ पर किया गया कार्य कितना होगा। एक कूली है, ये जमीन है, एक कूली क्या करता है कि 15 किलोग्राम का बोझ है, मान लो ये पिंड है 15 किलोग्राम का, इसको कूली उठाता है, अपने सिर पर रखता है, अपने सिर पर रखता है, ठीक, कितने हाइट तक उठाता है, 1.5 मीटर, यानी इसको उठाकर ले गया कूली 1.5 मीटर की हाइट तक। ये हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। आप मुझे ये बताओ कि इस पिंड को उठाने के लिए कूली को कितना बल लगाना पड़ेगा। देखो कार्य पूछा है आपसे, तो बल गुने में विस्थापन होगा, ठीक। उठाने के लिए नो डाउट बल ऊपर की ओर लगाया जाएगा, और ये पिंड ऊपर की ओर ही विस्थापित हो रहा है, तो कार्य का ये सूत्र होगा। अब हमें विस्थापन समझ में आ रहा है, ये विस्थापन h है, ठीक। ये बल कितना होगा, तो जैसे ये पिंड जमीन पे है, इस पिंड को ऊपर उठाने के लिए कम से कम आपको इसके भार के बराबर बल लगाना पड़ेगा। इस पिंड को ऊपर उठाने के लिए कम से कम आपको इसके भार के बराबर बल लगाना पड़ेगा, और भार का सूत्र क्या होता है, mg, ठीक है। किसी भी वस्तु का जो भार होता है उसका सूत्र क्या होता है, mg। ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी सवाल ऐसा आए कि जमीन से पिंड को ऊपर उठाया जा रहा है, तो ऊपर उठाने में कितना कार्य किया जाए, सीधा आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, W बराबर mgh, ठीक, W बराबर mgh। तो m का मान है 15, g का मान आपको बोल रखा है कि आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दीजिए, और h जो है ये 1.5 मीटर है। सब के सब मान जो है हम लोग SI मात्रक में डालेंगे, ये हो जाएगा 225 जूल। डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, 15 गुना में 15 225 हो जाएगा, ठीक। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी जमीन से ऊपर उठाने में किसी पिंड को, अगर आप जमीन से ऊपर उठाते हैं, किसी पिंड को जमीन से जो है उठा करके h हाइट तक लेकर के जाते हैं, तो आपने जो फोर्स लगाया उसके द्वारा किया गया कार्य mgh हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पूछा जाए, आप उठाकर ऊपर ले गए, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे है, तो कुछ नहीं करना होता है, इसमें माइनस लगा देना होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य पूछा जाए तो इसमें हम माइनस लगा देंगे। जिसने उठाया उसके द्वारा कार्य पूछा जाए तो mgh सिंपली बोलेंगे, राइट। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। खेत की लंबाई 15 मीटर है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर सवाल में क्लियरली नहीं दिया गया है कि विस्थापन, बल और विस्थापन की डायरेक्शन क्या है, तो आप जो है बल जो है जो बल है वो विस्थापन की दिशा में आप मानेंगे। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। खेत की लंबाई 15 मीटर है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा। तो हम मानकर चलेंगे यहाँ पर कि जिधर बल है उधर ही विस्थापन है। तो दोनों मान को डालेंगे हम लोग 140 गुने में 15, राइट। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 15, 0 6 5 11 2, 2100 जूल। 2100 जूल सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत सन है। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से किससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं परमाणुओं के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, ज्वार भाटा से, इन सारे से। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। अगर किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम बोलते हैं कि उसमें ऊर्जा है। या फिर बोल दो, अगर किसी वस्तु में ऊर्जा निहित है तो वो कार्य कर सकता है। ठीक। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, सही बात है। जो काम करेगा उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है
उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक, जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ऊर्जा केवल कार्य करने से बढ़ती है, कार्य करने से घट नहीं सकती। ऊर्जा केवल कार्य करने से बढ़ती है, कार्य करने से घट नहीं सकती है, तो यह कहना गलत हो जाएगा। ऊर्जा कार्य करने से बढ़ती है, कार्य करने से ऊर्जा घट भी तो सकती है ना। कार्य करने से ऊर्जा केवल कार्य करने से बढ़ती है, ऊर्जा जो है कार्य करने से घट नहीं सकती है, ऐसा नहीं है, कार्य करने से घट सकती है। 1, 2, 3 जो है सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ ना, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है, अगर कार्य किया जाता है तो जो कार्य करता है उसकी ऊर्जा घट जाती है। ठीक, और जिस पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। तो अगर कार्य किया जाएगा किसी के द्वारा तो उसकी ऊर्जा जो है वो घट जाएगी। राइट, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, जूल। जूल को हम लोग कैपिटल जे से दिखाते हैं। जेम्स जूल ने किस प्रभाव के बारे में नियम बनाए? तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, H = I²RT। यह जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल का ऊष्मीय प्रभाव नियम, यहीं से मिलता है। H = I²RT। R जो है रेजिस्टेंस है, T टाइम है, I करंट है। ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से किसने सत्यापित किया? यह जूल। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के सम्मान में कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रा का सिंबल रखा गया है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण है जो संभव है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जेम्स जूल ने ऊष्मा के किस गुणधर्म का मान ज्ञात किया? तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे से डिनोट करते हैं इस ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक को, और यह बराबर होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। तो ये रिलेशन जो है जूल ने ही प्राप्त किया था, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जिसे हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊर्जा जो है कई प्रकार के होते हैं, आपको यहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो गतिज ऊर्जा यानी कि गति के कारण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब गति के कारण ऊर्जा। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके बढ़ने से बढ़ती है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है आप ध्यान में रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी हम लोग इसे इंग्लिश में बोलते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv²। अब यहां जो m है ना, ये है मास, द्रव्यमान, और यहां जो v है ये स्पीड है, चाल है। तो अगर द्रव्यमान बढ़े तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अगर चाल बढ़े तो भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके बढ़ने से बढ़ती है? तो हम बोलेंगे चाल बढ़ने से बढ़ती है, द्रव्यमान बढ़ने से भी बढ़ती है। कोई पिंड है, अगर हम उसकी गति को बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा पहले से अधिक हो जाएगी। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा बराबर, सूत्र आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। 12mv² होता है। m का मान देखो 15 किलोग्राम है और v का मान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 4 मीटर पर सेकंड है तो स्क्वायर है तो 4 गुने में 4 हो जाएगा, 2 से ये खत्म हो जाएगा, ये 120 जूल आ जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड कर दिया जाता है, किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा? आपने कार्य का सूत्र पढ़ा, बल गुने में विस्थापन, है ना। डिपेंड करता है कि बल और विस्थापन की दिशा क्या है, उसके हिसाब से -Fs और Fs भी हो सकता है। अब यहां पर देखो, इस सवाल पर आप VVI मार्क कर लो। यह सवाल है कार्य ऊर्जा सिद्धांत पर, ठीक है, कार्य ऊर्जा सिद्धांत पर, वर्क एनर्जी थ्योरम पर। यहां पर कार्य आपसे पूछा गया है, ना तो बल दिया गया है और ना ही विस्थापन दिया गया है, ना तो बल दिया गया है और ना ही विस्थापन दिया गया है।
आपको दो अलग अलग चालें दी गई हैं। पहले यानी कि प्रारंभिक चाल ये थी, अंतिम चाल ये है। मतलब ये हुआ कि कार जो है पहले इस वाले वेग से चल रही थी, फिर इस पर आकर के बल लगा और इसके चाल को, इसके वेग को 20 मीटर पर सेकंड कर दिया गया। तो जो बल लगाया गया उसके द्वारा पूछा गया कि कार्य क्या है। जो बल लगाया गया उसने कितना कार्य किया इस वेग को यहां से यहां करने में, 10 से 20 करने में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको यहां पर लगाना है। किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। किया गया कार्य क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। किया गया कार्य बराबर हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। किया गया कार्य बराबर हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये ई जो है गतिज ऊर्जा है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखो अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? हाफ एम, द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ एम, मान लिया। चलो इसको V1 और V2 मैंने किया था ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये प्रारंभिक स्पीड या वेग और ये अंतिम वेग। तो अंतिम वेग है V और प्रारंभिक है U। तो यहां से W बराबर आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से आया है। जब भी आपको दो अलग अलग वेग दिख जाए और आपसे कार्य पूछ दिया जाए तो समझ जाना कि इसी वाले फॉर्मूले पर प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। तो कार्य बराबर हो जाएगा हाफ एम, सारे मान को डाल देना है यहां पर, वी स्क्वायर यानी कि 400 माइनस में यू स्क्वायर यानी कि 100। ये हो जाएगा 500, 400 में से 100 चला जाएगा तो 300। ये हो जाएगा 15, 1 2 3 4 यानी कि 1.5 1 2 3 4 5 1.5 इंटू 10⁵ जूल। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल पर आप VVI मार्क कर लो और ये कॉन्सेप्ट आप जो है ध्यान में रखिएगा। किसी वस्तु का संवेग बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन जो है आपको याद रखना है, ये होता है। अब बताओ, अगर संवेग बढ़े तो गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा संवेग से स्वतंत्र रहती है? नहीं, संवेग बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग आपको दिया गया है, उसका द्रव्यमान भी आपको दिया गया है, गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसी वाले फॉर्मूले पर सवाल है। तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा संवेग का वर्ग बट्टे में 2m हो जाएगा। संवेग आपको डायरेक्ट दिया गया है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड SI मात्रक में। द्रव्यमान आपको दिया गया है 2 किलोग्राम। ठीक, यहां से खत्म हो जाएगा 25 बार में, है ना, 25 चौके में 100, 25 जूल। यदि 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिशील किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है तो उसके वेग को 2 गुना कर देने पर नई गतिज ऊर्जा कितनी होगी? कोई पिंड है जो इस वेग से चल रहा है, उसके पास गतिज ऊर्जा 25 जूल है। अब इसके वेग को 2 गुना कर दिया गया है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से अब 10 मीटर पर सेकंड कर दिया गया है। तो अब बताइए गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर आपने देखा। यहां पर जो गतिज ऊर्जा है ये सीधा समानुपाती है चाल के वर्ग के। यहां पर फॉर्मूले में चाल होता है, ये जो v है ये चाल होता है। तो वेग और चाल आपस में बराबर हो सकते हैं अगर मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में अगर हो रहा है तो अगर इसको 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है पहले की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, अगर आप इसको 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो है गतिज ऊर्जा पहले की 4 गुनी हो जाएगी।
तो पहले गतिज ऊर्जा 25 जूल, अब 4 गुनी हो जाएगी यानी कि 100 जूल। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको डबल करते हो तो ये 4 टाइम्स हो जाने वाली है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? अगर आप किसी वस्तु की स्थिति बदलते हो या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन में, उसके स्ट्रक्चर में, विन्यास में चेंज लाते हो, उसके कारण अगर उसको ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का संबंध गति से है। अगर कोई पिंड गति में है तो उसके पास गतिज ऊर्जा है, लेकिन अगर किसी पिंड के स्थिति या विन्यास में परिवर्तन कर दिया जाता है और उसके कारण जो उसको ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर, किसी हाइट पर पत्थर रखा हुआ है, कोई पिंड रखा हुआ है, तो आपने जमीन से उसकी स्थिति जो है, जमीन के रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति जो है आपने बदल दी है, तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा है। खींची हुई धनुष की डोरी स्थितिज ऊर्जा है। जब आप इसको छोड़ते हैं तो तीर जो है वो आगे की ओर निकलता है। खींचा या दबी हुई स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो आपने उसके विन्यास में परिवर्तन कर दिया। आपने स्प्रिंग को दबा दिया, आपने विन्यास में परिवर्तन कर दिया। आपने धनुष की डोरी को खींचा है तो आपने विन्यास में परिवर्तन कर दिया। आपके विन्यास में परिवर्तन के कारण, जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं, दबाते हैं या फिर डोरी को खींचते हैं तो आप कार्य करते हैं, वही कार्य इसके विन्यास में परिवर्तन करता है और वही कार्य संचित हो जाता है स्प्रिंग में या फिर इस धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में। बांध में संचित पानी, बांध में संचित जो पानी होता है, जो बांध है उसमें जो संचित पानी है उसके पास स्थितिज ऊर्जा है। टेबल पर रखा ग्लास है तो जमीन से कुछ हाइट पर है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा है। छत पर रखी ईंट है, फिर जमीन से कुछ हाइट पर है तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। खींचा हुआ रबर बैंड है, आपने रबर बैंड को खींचा है तो आपने कार्य किया, जो कार्य आपने किया उसके विन्यास में परिवर्तन हुआ और उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है याद रखना है। ठीक, आप किसी हथौड़े को उठाते हैं तो उस हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, उसके बाद जो आपने बच्चों का खिलौना देखा होगा जिसमें चाबी भरते हैं, जो आप चाबी भरते हैं तो चाबी आपने भरा तो आपने कार्य किया, अब उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो कार्य जो है संचित हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम लोग किसे बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम लोग किसे बोलते हैं? देखिए, जमीन है, जमीन पर ये कोई पिंड है, इस पिंड को आप उठाकर ले जाते हैं, h हाइट तक मानकर चलिए आप उठाकर लेकर जाते हैं। ठीक, तो आपको कितना बल लगाना पड़ेगा? आपको बल कितना लगाना पड़ेगा? तो मैंने आपसे कहा कम से कम इसके भार के बराबर तो लगाना ही पड़ेगा। इस पिंड को आप जमीन से उठाना चाहते हैं तो कम से कम इसके भार के बराबर तो आपको बल लगाना पड़ेगा। ठीक, ये बल है और ये h क्या है? यही विस्थापन है। तो आपने जो बल लगाया उठाने में, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा। बल गुने में विस्थापन, जिधर बल उधर ही विस्थापन, mgh हो जाएगा। आपने पिंड को लाकर यहां पर रख दिया तो जो आपने कार्य किया पिंड को उठा करके h हाइट तक लाने में, वही कार्य जो है इस पिंड में संचित हो गया स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक, वही कार्य संचित हो गया इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यानी जो स्थितिज ऊर्जा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, इस गुरुत्व बल तो नीचे की ओर काम कर रहा है ना, तो वस्तु को जमीन से किसी बिंदु तक उठाकर ले जाने में जो है हम लोग गुरुत्वाकर्षण यानी कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। जितना कार्य करते हैं वही कार्य जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है पिंड में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कॉन्सेप्ट। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो संचित है पिंड में, किसने कार्य किया है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल ने कार्य किया है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर और इसके विरुद्ध ऊपर की ओर जो है कार्य किया गया है पिंड को ऊपर उठाकर ले जाने में। उस कार्य के कारण जो ऊर्जा संचित पिंड में होती है उसे हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। आप सीधा याद रखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो ये होता है। किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र कौन सा है? mgh।
10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? सिंपली स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछा जाए तो समझ जाना कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? mgh। द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, g का मान 10 लेना है और h 6 है, तो 600 जूल। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है। वस्तु की धरती से ऊंचाई कितनी होगी? देखो स्थितिज ऊर्जा जो है आपको दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया गया है 480 जूल है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यानी कि ये 480 जूल आपको दिया गया है। m यानी कि द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, g का मान 10 लेना है, आपको ऊंचाई चाहिए, ये बराबर 480 हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो h बराबर जो है 4 मीटर आएगा। इसी तरह के आसान प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, फॉर्मूले पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा में क्या होता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट, केवल रूपांतरित हो सकती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा कैसी रहती है? देखो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद जो कुल ऊर्जा रहेगी वो अपरिवर्तित रहेगी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई ऊर्जा जो है नई ऊर्जा बनने वाली नहीं है, कुछ ऊर्जा नष्ट नहीं होने वाली है, तो रूपांतरण से पहले जितनी ऊर्जा रही होगी रूपांतरण के बाद भी आपको उतनी ही ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि ना तो ऊर्जा बनेगी और ना ही नष्ट होगी। ठीक, तो ना तो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिलने वाली है और ना ही कम एनर्जी आपको मिलने वाली है। डी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा किसके योग के बराबर होती है? देखो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, ये बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, यानी कि हाफ mv² और mgh, ये है यांत्रिक ऊर्जा, ये है यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ दो, यही यांत्रिक ऊर्जा जो है कहलाती है। जब कोई वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तब उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है? आपने एक पिंड लिया और इसको ऊपर फेंक दिया, फेंका आपने ऊपर, तो ऐसा तो है नहीं पिंड ऊपर चलते रह जाएगा। भाई एक हाइट पे पिंड जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। जमीन से कुछ हाइट तक पिंड ऊपर जाएगा और फिर वहां से नीचे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने पर, मैक्सिमम हाइट तक जब पिंड पहुंच जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? भाई मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद पिंड रुक जाएगा, कुछ क्षण के लिए रुकेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर क्या होता है कि जो पिंड है, मान लीजिए ये मैक्सिमम हाइट h है, तो अभी जब ये मैक्सिमम हाइट पे है, इस समय अगर मैं आपसे गतिज ऊर्जा पूछूं तो आप बोलेंगे 0, क्योंकि स्पीड 0 है ना, पिंड कुछ क्षण के लिए रुकता है। अगर मैं आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछूं तो आप कितना बोलेंगे? आप बोलेंगे mgh। अगर मैं आपसे यांत्रिक ऊर्जा पूछूं, मैकेनिकल एनर्जी पूछूं, या फिर आपसे मैं टोटल एनर्जी पूछूं, यहां पर आप टोटल एनर्जी बताइए, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा आप बोलेंगे, कितना हो जाएगा? ये तो 0 है, mgh हो जाएगा। यानी जब एक पिंड अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है उस समय जो उसकी कुल ऊर्जा होती है या फिर जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक, तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी? न्यूनतम, और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जो है पिंड पहुंच चुका है। ये पोटेंशियल एनर्जी है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद पिंड के पास जो कुल ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। धरती से टकराने से ठीक पहले किसी वस्तु की कौन सी ऊर्जा अधिकतम होती है? अब एक पिंड को आपने किसी हाइट से छोड़ा, मान लो आपने h हाइट से छोड़ा। जब आपने छोड़ा तो धरती से टकराने से ठीक पहले इसकी ऊंचाई 0 हो जाएगी, है ना, इसकी ऊंचाई 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि mgh h 0। लेकिन जो इसकी स्पीड है वो मैक्सिमम रहेगी। स्पीड अगर मैक्सिमम रहेगी तो इसके पास गतिज ऊर्जा जो है ये मैक्सिमम रहने वाली है ना, ये मैक्सिमम रहने वाली है।
अब मैं आपसे पूछूं कि कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा, वो किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे कि गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो जब एक पिंड को हम ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद जो उसकी कुल ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। जब एक पिंड को छोड़ा जाता है तो जमीन से टकराने से ठीक पहले जो उसके पास कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। तो धरती से टकराने से ठीक पहले किसी वस्तु की कौन सी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक, जब कोई वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तब उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है, न्यूनतम होती है, 0 होती है ना। 0 बोल दो यहां पर आप, 0 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 0 होती है। शक्ति किसे कहते हैं, पावर। देखो शक्ति जो है हमें बताती है कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की दर। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर, कितने स्पीड से काम किया जा रहा है, कितने स्पीड से जो है एनर्जी ट्रांसफर किया जा रहा है। कोई मशीन है जिसका काम है एनर्जी को ट्रांसफर करना, कोई मशीन जो है धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, कोई मशीन बहुत फास्ट एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो जो धीरे धीरे कर रही है उसकी पावर कम है, जो फास्ट कर रही है उसकी पावर ज़्यादा है। तो शक्ति हमें कार्य करने का रेट, वर्क करने का रेट, एनर्जी के ट्रांसफर का रेट हमें बताने का काम जो है करती है। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर। ठीक, पावर को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की दर। यही एक सूत्र है शक्ति की जो आपको ध्यान में रखना है। शक्ति की एसआई मात्रक, देखो ऊपर में जूल आएगा कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक, और नीचे में समय है तो सेकंड आएगा, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। और इसी को हम लोग वाट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है जूल पर सेकंड। 1 वाट बराबर होता है, और देखो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। पावर 1 वाट कब आएगा, जब ये जो काम है ये 1 जूल हो और ये समय 1 सेकेंड हो। तो 1 जूल पर सेकेंड, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर किसके हो जाएगा, 1 किलोवाट यानी कि 1 किलो में 1000 होता है तो 1000 वाट। सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। औसत शक्ति के बारे में सही कथन चुनिए। औसत शक्ति बराबर कुल उपयोग की गई ऊर्जा बट्टे में कुल समय, या कुल जो कार्य किया गया बट्टे में कुल समय। पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। तो कुल कार्य बट्टा में कुल समय या फिर कुल ऊर्जा बट्टा में कुल समय, औसत शक्ति। यदि किसी यंत्र ने 200 जूल ऊर्जा 10 सेकंड में उपयोग की तो उसकी औसत शक्ति। तो पावर बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। यहां पर एनर्जी आपको दी गई है 200 जूल है, तो 200 और बट्टे में समय डालेंगे 10 यानी कि 20 वाट। 2 लड़कियां जिनका भार 400 न्यूटन है 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। लड़की ए यह कार्य 20 सेकंड में करती है तथा लड़की बी इसे 50 सेकंड में करती है। प्रत्येक लड़की द्वारा वह शक्ति क्या है। देखो 2 लड़की है ए और बी, दोनों रस्सी चढ़ती है 8-8 मीटर। दोनों का भार 400 न्यूटन है, दोनों का भार जो है 400 न्यूटन है, लेकिन दोनों जो है चढ़ती है अलग अलग टाइम में। 20 सेकंड एक समय लेती है और दूसरा 50 सेकंड। अब लड़की रस्सी पर अगर चढ़ रही है ऊपर की ओर तो विस्थापन ऊपर की ओर है, विस्थापन ऊपर की ओर है, और जो चढ़ रही है तो उसको कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा भाई, जितना भार है उसका नीचे की ओर कम से कम उसके बराबर तो बल ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ऊपर की ओर ही बल है, कितना है, कम से कम इसके भार के बराबर, यानी ये जो बल है ये mg के बराबर है। अब बताओ चढ़ने में काम कितना किया जाएगा, बल गुने में विस्थापन। बल है mg और विस्थापन है s। s को जो है हम लोग यहां पर हाइट के केस में h लेकर के चलते हैं। अब ये जो mg है यही आपको दिया हुआ है 400 न्यूटन, और ये जो h है यही आपको दिया हुआ है 8 मीटर। यानी दोनों को काम कितना करना है, दोनों को काम करना है 400 गुने में 8, 400 गुने में 8। काम दोनों को इतना ही करना है, ये कार्य है दोनों को करना है।
अब इसने लिया 20 सेकंड का समय और इसने लिया 50 सेकंड का समय। ये क्या आ गया? पावर ए का। ठीक, ये क्या आ गया? पावर बी का। अब देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 चौके में 8, ये 160 वाट आ गया। और यहां आ गया 0 से 0 खत्म, ये 8 बार में खत्म, ये 64 वाट। 160 वाट, 64 वाट। प्रत्येक लड़की द्वारा वह शक्ति क्या है? फॉर्मूला क्या लगाया? वर्क अपॉन टाइम, यानी दोनों को तो बराबर ही काम करना था, दोनों को 3200 जूल ही काम करना था। दोनों ने 3200 जूल ही काम किया, बस एक ने 20 सेकंड में कर दिया और दूसरा ने 50 सेकंड का समय लिया। तो किसके पास किसने कितना पावर जो है कंज्यूम किया है, व्यय किया है, इस वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाल लिया। तो 160 वाट ए ने किया, ए ने पावर जो है व्यय किया है, शक्ति व्यय किया है, और बी ने शक्ति व्यय किया 64 वाट। इसमें देखो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति क्या होगी? देखो लड़के का द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम है। अब ये जो सीढ़ी चढ़ा जा रहा है, इसमें इसकी लेंथ आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ऐसी 45 सीढ़ियां हैं, तो टोटल हाइट जो है ये निकल करके कितनी आएगी? तो 45 सीढ़ियां जो है चढ़नी है और प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ये मान सेंटीमीटर में आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे? 100 से भाग लगा करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये मीटर में आ गया। ठीक, अब ये लड़का भी जो ऊपर चढ़ रहा है, इसको ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम अपने भार के बराबर बल लगाना पड़ेगा। अपने भार के बराबर जो है बल लगाना पड़ेगा। तो हमसे पावर जो पूछा गया है, तो ये वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। वर्क होगा बल गुने में विस्थापन बट्टे में टाइम हो जाएगा। बल कम से कम अपने भार के बराबर ये लगाएगा, ये mg हो जाएगा, और ये विस्थापन यहाँ पर h हो जाएगा और बट्टे में समय हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, जब लड़का जो है ये 45 सीढ़ी चढ़कर इस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, तब उसके पास जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही आप यहाँ पर डालेंगे, उसमें आप भाग लगा दो समय से, तो भी पावर आ जाएगा। बात एक ही है ना। चढ़ने में जो भी काम किया जाएगा उस लड़के में संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इस हाइट तक जब लड़का चढ़ेगा तो चढ़ने में जो काम वो करेगा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में, वही उसमें संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो कार्य। अब देखो m का मान जो है 50 किलोग्राम दिया हुआ है, g का मान आपको 10 लेना है, h आपको लेना है 45 गुने में 15 बट्टे में 100, और समय जो है यहाँ पर 9 सेकंड लिया गया है। अब ये 0 से 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएगा, 5 बार में ये खत्म हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर 25 गुने में 15, तो ये 75 30 5 7 3 375 वाट। 375 वाट ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आप वीवीआई मार्क कर लो। डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा गया है। अगर 9 से सवाल आता है तो मानकर चलो किसी न किसी शिफ्ट में जो है ये सवाल जो है आपसे पूछ दिया जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीढ़ी वाला ये जो सवाल यहाँ पर आया ना, सीढ़ी वाला आपसे पावर पूछा जाएगा, आपको सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ बस आपको हाइट निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सीढ़ी एक स्टेप की लंबाई कितनी है और टोटल जो है कितनी सीढ़ी है। ये आपको यहाँ पर हाइट जो है कैलकुलेट करना है। बाकी पूरा वैल्यू आपको दिया होगा, आप यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि जब लड़का चढ़ेगा, चढ़ करके ऊपर किसी हाइट पर जाएगा तो चढ़ने में जो काम करेगा वो संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो स्थितिज ऊर्जा बट्टे में समय कर दो, या फिर आप बल गुना विस्थापन ऐसे सोच लो। एक लैंप 100 जूल विद्युत ऊर्जा 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है? तो पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। एनर्जी 1000 जूल है, समय 10 सेकंड है, यानी कि 100 जूल पर सेकंड। 100 जूल पर सेकंड यानी कि 100 वाट। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा, देखो किलो है, वाट है, घंटा है। अब देखो वाट
यूनिट है, एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, किलोवाट भी यूनिट है, वाट से बड़ा यूनिट है किलोवाट। ये पावर का यूनिट है और ये आवर जो है टाइम का यूनिट है। भले एसआई मात्रक नहीं है लेकिन मात्रक तो है, यानी कि ये पावर इनटू में टाइम है। पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। यहां से देखो एनर्जी बराबर ऊर्जा बराबर शक्ति गुने में समय आएगा। इसका मतलब किलोवाट घंटा जो है ना, ये ऊर्जा का मात्रक है, एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक तो जूल होता है, किलोवाट घंटा जो है एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक ऊर्जा का जूल होता है लेकिन मात्रक है किलोवाट आवर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जो आपके घर में बिजली बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है ना, कि आपने महीने में 100 यूनिट बिजली जो है खपत की है, 150 यूनिट बिजली खपत की है, तो इसी यूनिट की बात की जा रही है, यानी कि 1 किलोवाट आवर। 100 यूनिट यानी कि 100 किलोवाट आवर। ठीक, जो हमें बताता है कि 1 घंटे में आपने 1 किलोवाट आवर, अगर आप 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर बिजली खपत करते हैं तो आप बोलेंगे कि आपने 1 यूनिट बिजली जो है खपत की है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, ये आप डायरेक्ट जो है याद रखिएगा वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक, 1 किलोवाट आवर। ठीक, 1 किलोवाट आवर। किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 1000 वाट आ गया। ये आवर है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एसआई मात्रक में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। 60 से गुना करेंगे मिनट आ जाएगा और फिर 60 से गुना करेंगे सेकंड आ जाएगा। अब देखो एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू में टाइम। पावर का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा और टाइम का सेकंड हो जाएगा, तो वाट सेकंड। इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है ना, इसी को हम लोग वाट सेकंड भी बोल सकते हैं ना, इस वाले फॉर्मूले से। तो अब देखो 36 हो जाएगा। 36 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। वाट सेकंड है ना, वाट सेकंड को ही हम लोगों ने यहां पर जूल लिख दिया है। डायरेक्ट आपको याद रखना है 1 किलोवाट आवर बराबर ये होता है, एक आपने सुना होगा हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये हॉर्स पावर भी क्या है, ये हॉर्स पावर भी मात्रक है, भले ही एसआई मात्रक नहीं है शक्ति का, लेकिन मात्रक है। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। और ये जो किलोवाट आवर है या फिर यूनिट है, ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, कमर्शियल यूनिट है। ये किलोवाट आवर जो है कमर्शियल यूनिट है, व्यावसायिक मात्रक है ऊर्जा का। घरों, उद्योगों तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। देखो जल्दबाजी में किलोवाट देख करके आप ये मत बोल देना कि ये शक्ति का मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि इसमें टाइम से मल्टीप्लाई किया गया है। 1 किलोवाट आवर बराबर ये होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ होता है, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 वाट के एक विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 1 दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट का परिकलन कीजिए, यानी किलोवाट आवर में आपको जो है एनर्जी निकालनी है। तो ऊर्जा बराबर सूत्र हमारा पावर इनटू में टाइम होता है ना। पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहां से एनर्जी बराबर पावर इनटू में टाइम। पावर 60 वाट है, 60 वाट, और टाइम 6 आवर है। हमें किलोवाट आवर में चाहिए, किलोवाट आवर में चाहिए, तो इस वाट को जो है किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग लगाएंगे। अब ये किलोवाट हो चुका है और गुने में ये 6 घंटे है। ठीक, तो अब ये हो गया 60 गुने में 6 बट्टे में 1000 किलोवाट आवर। ठीक, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये हो गया 0.36 किलोवाट आवर, 0.36 यूनिट। बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस क्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन कौन से है। बैटरी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे केमिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा जो है ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होगी। विद्युत ऊर्जा
जो है ये रूपांतरित होगी प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में। ऐसे आप याद रख सकते हो कि बैटरी है, रासायनिक ऊर्जा है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक, बैटरी से बल्ब जो है यहाँ पर जलाया जा रहा है। डी ऑप्शन चलो यहाँ पर हम लोग सही मानकर चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा जो है अंत में प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा जो है इसमें कन्वर्ट होगी। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? अब देखो यहां पर फिर से आपसे कार्य पूछा गया है, ना तो बल दिया गया ना ही विस्थापन दिया गया है, लेकिन आपको दो अलग अलग चालें दी गई है, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल। ठीक, या फिर प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। आपसे कार्य पूछा गया है तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? वही वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा सिद्धांत, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वीवीआई मार्क कर लो आप। एक सीढ़ी वाला सवाल था उसको भी आप वीवीआई मार्क कर लेंगे। कार्य आपसे पूछा है हाफ m का मान 20 किलोग्राम है, v देखो 2 है, 2 मीटर पर सेकंड तो 4 हो जाएगा, u 5 मीटर पर सेकंड है तो 25 हो जाएगा। ये 10 गुने में ये हो जाएगा -21, तो ये -210 जूल। कार्य ऋणात्मक हो सकता है, -210 जूल। ऋणात्मक कार्य किया गया है, ऋणात्मक कार्य किया गया है तभी जाकर की स्पीड जो है वो घट गई है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक ले जाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है, यानी कि ऐसे स्ट्रेट लाइन है, एक मेज है, चलो मेज बनाते हैं, ये एक मेज है। ठीक, यहां पर बिंदु ए है, यहां पर बिंदु बी है। एक पिंड को इस बिंदु ए से इस बी तक लेकर के जाया जाता है ऐसे स्ट्रेट लाइन में, क्षैतिज है, ये क्षैतिज लाइन की दिशा में जो है पिंड को लेकर के जाया जाता है ए से बी तक। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अच्छा, ए से बी की तरफ लेकर के जाया जाता है तो विस्थापन तो ये है, और पिंड पर गुरुत्व बल जो है नीचे की ओर काम कर रहा है, पिंड पर गुरुत्व बल नीचे की ओर काम कर रहा है, तो विस्थापन की दिशा और जो बल की दिशा है, यहां पर एंगल 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य 0। ध्यान दीजिए, आपसे कार्य पूछा गया है गुरुत्व बल के द्वारा। अगर आप इस पिंड को विस्थापित करके ए से बी तक लेकर के जा रहे हैं तो आपके द्वारा तो कार्य किया जाएगा, आपके द्वारा कार्य जो किया जाएगा वो धनात्मक होगा। जो बल इसको इधर खिसका करके लेकर के जा रहा है उस बल के द्वारा किया गया कार्य F × s वो धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ पर कार्य जो है गुरुत्व बल के द्वारा पूछा गया है, जो इस पिंड पर नीचे की ओर लग रहा है और विस्थापन इधर की ओर है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है गुरुत्व बल के द्वारा। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्यों भाई? अगर मुक्त रूप से एक पिंड नीचे की ओर गिर रहा है तो जो धरती से ऊंचाई है उसकी वो घटती जाएगी, है ना, घटती जाएगी, mgh ये ऊंचाई घटती जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटती जाएगी। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। नहीं, जो इसकी ऊर्जा है वो लगातार घट रही है, सही बात है, स्थितिज ऊर्जा लगातार घट रही है। क्या ऊर्जा नष्ट हो गई? क्या स्थितिज ऊर्जा जो है वो नष्ट हो गई? देखो, स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे जो है, जैसे से स्थितिज ऊर्जा घट रही है, ये स्थितिज ऊर्जा जो है दूसरे ऊर्जा के रूप में बदल रही है। जैसे मुक्त रूप से पिंड अगर नीचे गिर रहा है तो हाइट कम हो रही है, तो लगातार इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है घट रही है, लेकिन लगातार इसकी स्पीड बढ़ रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ पर हो रहा है एक रूप से दूसरे रूप में। ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन यहाँ पर नहीं हो रहा है, नहीं, है ना, नहीं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। राइट, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये हाइट पर पिंड है, तब इसके पास कुल ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, मान लीजिए 100 जूल। अब जब ये पिंड धरती से टकराने को आएगा उस समय उसकी सारी 100 जूल जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, वो उसके गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। फिर वो पिंड अगर जमीन से टकराएगा तो फिर साउंड जो है वहां पर, साउंड एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस होगी, वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कुछ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, तो वही 100 जूल जो है उसमें से कुछ जो है ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगी।
उसी में से कुछ जो है लाइट ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा में जो है बदल जाएगी और कुछ जो है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी, वही 100 जूल जो है अलग अलग ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? मान लीजिए आपके घर में जो है एक महीने में 250 यूनिट बिजली जो है खपत होती है, जूल में बताइए। तो हम जानते हैं कि एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 250 यूनिट कितना हो जाएगा? 250 गुने में 3.6 इंटू 10⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 गुने में 10⁸ जूल आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 किलोग्राम द्रव्यमान को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? ये सब एनसीईआरटी का सवाल है, लास्ट में जो दिया होता है एक्सरसाइज में। mgh के बराबर हो जाएगा। m का मान 40 किलोग्राम है, g का मान 10 आपको लेना है और h 5 है। सब के सब मान एसआई मात्रक में है तो आंसर आपका एसआई मात्रक में आएगा। ये हो जाएगा 5 चौके में 20, 2000 जूल। बी ऑप्शन हमारा सही है। यदि पिंड को मुक्त कर दिया जाए तो आधे रास्ते पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ये इसी वाले सवाल का हिस्सा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 54 है इसी का पार्ट है 55 कि 5 मीटर की ऊंचाई से जब मुक्त किया गया पिंड को तो 2.5 मीटर की हाइट पर यानी कि आधे रास्ते पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखो, जब 5 मीटर के हाइट पर पिंड है, जब 5 मीटर हाइट पर पिंड है तब इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 2000 जूल है ना, 2000 जूल है। गतिज ऊर्जा कितनी है? 0, क्योंकि पिंड जो है मैक्सिमम हाइट पर है तो गतिज ऊर्जा 0। अब जैसे से पिंड नीचे आएगा स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब आधे ऊंचाई पर पिंड आ जाएगा उस समय उसकी ऊंचाई आधी होने के कारण जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो आधी हो जाएगी, 1000 जूल हो जाएगी। लेकिन वो 1000 जूल कहाँ गई? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आधे रास्ते पर कुछ ये हाल होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो है 1000 जूल बचेगी और जो 1000 जूल स्थितिज ऊर्जा यहाँ से माइनस हुई है उसमें कन्वर्ट हो चुकी है, वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो चुकी है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी टाइम आप देखेंगे ना, किसी भी टाइम आप देखेंगे तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो अचर रहने वाला है, वो अचर रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम है, योग है, वो जितना आएगा किसी भी पॉइंट पर 5 मीटर हाइट पे आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो जो कुल ऊर्जा है वो नहीं बदलने वाली है। यानी आधे ऊंचाई पर भी जो है कुल ऊर्जा आपको ये 2000 जूल ही मिलनी चाहिए, ये 2000 ही मिलनी चाहिए। जबकि हमें पता है आधे ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा जो है आधी हो जाएगी क्योंकि ऊंचाई आधी हो गई। ठीक, लेकिन कुल ऊर्जा अभी भी 2000 जूल ही होनी चाहिए, यानी कि वो आधी 1000 जूल जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गई है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अब ये सन है, ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर जो है उपग्रह घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि केंद्र की ओर जो है अभिकेंद्र बल काम कर रहा है, केंद्र की ओर जो है अभिकेंद्र बल काम कर रहा है और ये अभिकेंद्र बल यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। वेग की दिशा ये हो जाएगी भाई, जिधर वेग की दिशा उधर ही विस्थापन की दिशा होती है। और हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि ये जो त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या के अनुदिश अगर हम कोई रेखा खींचते हैं स्पर्श रेखा पर तो वो परपेंडिकुलर होता है ना। ये सर्कल है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दिया तो ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर बल और विस्थापन के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है, यानी कि लंबवत है, तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा। ठीक, तो ग्रह जो उपग्रह घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर या फिर सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हैं उसके घूमने में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में उसका विस्थापन हो सकता है? क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में, यानी पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है फिर भी उसका विस्थापन हो रहा है, क्या ऐसा संभव है? पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है फिर भी उसका विस्थापन हो रहा है, क्या यह संभव है?
बिल्कुल संभव है। अगर कोई पिंड मान लीजिए नियत वेग से अगर कोई पिंड चल रहा है, नियत वेग से अगर कोई पिंड चल रहा है तो उसका त्वरण 0 हो जाएगा ना, लेकिन चल तो रहा है ना, विस्थापन तो है। तो हाँ, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में उसका विस्थापन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पढ़ चुके हैं ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज फोर्स वाले चैप्टर में कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई पिंड अगर नियत वेग से गतिशील है तो वो नियत वेग से ही गतिशील रहेगा, ठीक। अगर आप उसके वेग में परिवर्तन करना चाहते हैं तब जाकर के बाहर से कोई बल लगाना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप बाहर से बल नहीं लगाएंगे तब तक तो वो नियत वेग से गतिशील रहेगा ना पिंड। अगर नियत वेग से गतिशील है तो विस्थापन तो हो ही रहा है, लेकिन बल नहीं लग रहा है। कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं किया? कार्य नहीं किया, ठीक। एक बोझ उठाया और बस खड़े हैं, एक बोझ उठाया बस खड़े हैं, कोई विस्थापन नहीं हुआ, 0 हो जाएगा। उसने वैज्ञानिक दृष्टि से कोई कार्य नहीं किया, उसने वैज्ञानिक दृष्टि से कोई कार्य नहीं किया, ठीक। बल तो लगा रहा है, अगर उठाकर उसने रखा है तो बोल सकते हैं कि ऊपर की दिशा में बल लगा रहा है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, है ना। जो ये गट्ठर है उस पर बल नीचे की ओर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन उसने ऊपर उठाकर रखा हुआ है तो ऊपर की ओर बल तो लग रहा है, लेकिन विस्थापन ही नहीं है। वो एक जगह पर खड़े हैं 30 मिनट तक, तो कोई कार्य नहीं किया। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? किलोवाट आवर में बताना है। तो एनर्जी बराबर पावर इंटू में टाइम हो जाएगा। पावर जो है 1500 वाट है, इसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से भाग लगा करते 1.5 किलोवाट हो जाएगा। और टाइम जो है आपको 10 आवर दिया हुआ है, तो ये 15 किलोवाट आवर हो जाएगा। इसको आप 15 यूनिट भी बोल सकते हो। एम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए? यानी ये जो है प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग 0 हो जाएगा, यानी प्रारंभिक चाल v है और अंतिम चाल 0 होना है। तो आपसे कार्य पूछा गया है, दो चालें जो है आपको दी गई है, तो इसके लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, जो था हाफ m v² माइनस u²। अब देखो हाफ m, ये v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये u के स्थान पर आपको v दिया गया है, ये कितना हो जाएगा? हाफ m v²। b हमारा राइट आंसर। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, उसे रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? अब देखो यहां भी कार्य पूछा गया है, बल और विस्थापन आपको नहीं दिया गया है, आपको प्रारंभिक जो है चाल दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, और अंतिम चाल कितनी है भाई? रोक देना है, यानी कि 0। यहां भी 2 अलग अलग चाल है और आपसे कार्य पूछा गया है, यानी यहां भी वर्क एनर्जी थ्योरम जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हाफ m v² माइनस u²। ये हाफ हो जाएगा, m का मान जो है 1000 है, v का मान 0 हो जाएगा और u का मान 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 500 गुने में 400 हो जाएगा, 5 चौके में 20, 4 0 आ जाएगा, यानी कि 2 गुने में 10 पे पावर 5 जूल। ऋणात्मक कार्य आएगा लेकिन नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक के साथ हम लोग आंसर देंगे। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण 0 हो सकता है, चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो, क्या आप उससे सहमत हैं? बताइए क्यों। सोनी कह रही है कि किसी वस्तु पर त्वरण 0 हो सकता है, चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो, क्या आप इससे सहमत हैं? बताइए क्यों। बिल्कुल हो सकता है, कई सारे बल जो है काम करेंगे, उसके बावजूद भी कई सारे बल हैं, उसके बावजूद भी त्वरण 0 हो सकता है अगर लगने वाले सारे के सारे बल संतुलित हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई पिंड है, मान लीजिए नियत वेग से गतिशील है, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ये पिंड चल रहा है। अब जो है आप इस पर इधर से भी 50 न्यूटन फोर्स लगा दो, इधर से भी 50 न्यूटन फोर्स लगा दो, क्या इसके वेग में परिवर्तन होगा? नहीं, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब त्वरण तो अभी भी 0 है, लेकिन फोर्स तो हम लोगों ने 2 लगा रखा है। तो अगर लगने वाले बल जो होते हैं सारे के सारे संतुलित हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, वैसे केस में जो वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा,
त्वरण जो है उत्पन्न नहीं होगा, त्वरण शून्य होगा। तो हाँ, यदि सभी बल संतुलित हो। अगर नियत वेग से, मैंने आपसे पहले भी कह रखा है फोर्स वाले चैप्टर में कि अगर आप गति की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको जो बल लगाना पड़ेगा वो असंतुलित होना चाहिए। संतुलित बल लगाएंगे तो गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर नियत वेग से कोई पिंड गतिशील है, अगर आप उस पर संतुलित बल लगाते हो तो नियत वेग से ही वो गतिशील रहेगा, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, त्वरण 0 ही रहेगा। 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 50 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में परिकलित कीजिए। तो एनर्जी बराबर पावर इनटू में टाइम हो जाएगा। पावर आपको दिया हुआ है 500 वाट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से भाग लगा करके, और ये हमारा टाइम है, ये किलोवाट आवर में है, किलोवाट आवर में है। ठीक, 1 2 3 1 2 3 खत्म, 5 किलोवाट आवर। एक युक्ति के द्वारा इतनी ऊर्जा जो है व्यय की जाती है। टोटल 4 युक्तियां हैं, तो 4 गुने में 5 हो जाएगा, यानी कि 20 किलोवाट आवर, 20 किलोवाट आवर। इसी को आप 20 यूनिट भी बोल सकते हो। मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो किसी हाइट पर पिंड है, इसके पास स्थितिज ऊर्जा है, फिर यह पिंड को छोड़ा जाता है। जैसे छोड़ा जाता है स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। जमीन से टकराने से ठीक पहले इसके पास गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। टकराने के बाद क्या होगा? पिंड तो रुक जाएगा, लेकिन होगा क्या? जो उसके पास गतिज ऊर्जा थी वो बदल जाएगी ध्वनि ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, हो सकता है कुछ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो ऊर्जा का रूपांतरण हो जाएगा। जो भी गतिज ऊर्जा टकराने से ठीक पहले थी वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ऊर्जा के अलग अलग रूप में। जैसे मान लीजिए कि 100 जूल गतिज ऊर्जा थी टकराने से ठीक पहले, तो टकराने के बाद जो है इस 100 जूल में से कुछ जो है ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगी, कुछ ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। कुछ हो सकता है कि प्रकाश ऊर्जा में बदल जाए, डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर क्या है, गिरने वाले पिंड का नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा, देखो वेग को 4 गुना कर दिया जाता है, लेकिन आपसे स्थितिज ऊर्जा जो है पूछी गई है। मान लीजिए ये समतल सड़क है और इस पर जो है कार है, पहले ये v स्पीड से मान लो चल रही थी, बाद में जो है इसकी स्पीड जो है कितनी हो जाती है? ये 4v हो जाती है, 4 गुना जो है हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा बताओ। देखो स्थितिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं कि हाइट में कोई चेंज आया है, समतल सड़क पर ही है, ऐसे जा रही है, ना कि ऐसे। अगर हाइट में कोई चेंज आता है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh के बराबर होता है, ना तो द्रव्यमान बदला, ना तो g बदला, ना ही h बदला, तो स्थितिज ऊर्जा जो है परिवर्तित नहीं होती है। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो 12mv² होता है, 12mv² होता है। ये v पहले का 4 गुना जो है हो गया है, तो गतिज ऊर्जा जो है पहले की 16 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा के लिए ये सही है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा के लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण, तो बल और विस्थापन जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तब जाकर के कार्य जो है ऋणात्मक होगा। ठीक, ये सीन बनेगा। तो बल और विस्थापन विपरीत होना चाहिए। ठीक, बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में हो तो कार्य धनात्मक हो जाएगा। अगर बल और विस्थापन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो कार्य जो है 0 हो जाएगा, और इस वाले केस में कार्य जो है ऋणात्मक हो जाएगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्यूमिनियम के गोले के व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होते हैं। तो किसी मीनार से गिराया गया है दोनों गोले को, जब जमीन से 10 मीटर की हाइट पर ये दोनों के दोनों होंगे, तब बताना है कि इन दोनों में समान क्या होगा। अब देखो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh और गतिज ऊर्जा बराबर 12mv²। ठीक, अब देखो यहां भी द्रव्यमान है, यहां भी द्रव्यमान है, यहां भी द्रव्यमान है, और द्रव्यमान ही दोनों के अलग अलग है, यानी कि ये सब जो है समान नहीं हो सकते हैं। ठीक, ये दोनों समान नहीं हो सकते हैं। त्वरण की बात करते हैं तो दोनों पिंडों के लिए जो त्वरण है वो नीचे की ओर वो g के बराबर होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है ये ग्रह के द्रव्यमान, ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ना कि पिंड के द्रव्यमान पे।
ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों पिंड जो नीचे गिरेंगे वो इसी त्वरण से नीचे गिरेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिरेंगे। कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य होगा। अब देखो, उसके द्वारा बल ऊपर की ओर लगाया जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। कितना बल लगाया जा रहा है? तो कम से कम जो बस्ता है उसके भार के बराबर, कम से कम जो बस्ता है उसके भार के बराबर। और विस्थापन जो है इधर की ओर हो रहा है, 300 मीटर की दूरी तय करती है। विस्थापन जो है इधर की ओर है। दोनों के बीच में एंगल कितना बना? दोनों के बीच में एंगल कितना बना? बल जो है भाई, बस्ता है पीठ पर तो बल ऊपर की ओर है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में बल ऊपर की ओर है, तभी तो बस्ता पीठ पर है। और विस्थापन जो है इधर की ओर है। तो बल ये है और विस्थापन ये है, ये बल है और ये विस्थापन है। क्योंकि एंगल जो है दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो किया गया कार्य जो है 0 हो जाएगा। भले लड़की थक जाएगी लेकिन फिजिक्स में कोई काम नहीं की है ना। साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो कोई काम जो है लड़की नहीं की है। डी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक जूल है, न्यूटन मीटर है, किलोवाट घंटा है। किलोवाट नहीं है, किलोवाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? किसी पिंड पर किया गया कार्य जो है ये बल एवं विस्थापन, बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच जो एंगल है उस पर निर्भर करता है। पिंड का जो आरंभिक वेग है उस पर निर्भर नहीं करता है। बांध के संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बांध से जब पानी को रिलीज किया जाएगा तब उसमें गति जो है वो आ जाएगी, है ना। तो बहते पानी में गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन जब तक स्टोर्ड है तब तक उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। फिर बांध से पानी छोड़ा जाएगा तो वो स्थितिज ऊर्जा जो है कन्वर्ट हो जाएगी गतिज ऊर्जा में, और फिर उस गतिज ऊर्जा से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें होगी तो आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। h हाइट पर अगर कोई पिंड है तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी? mgh। और गतिज ऊर्जा कितनी? मैक्सिमम हाइट पर है तो 0। ठीक, टोटल एनर्जी कितनी? mgh। अब आधे हाइट पर पिंड आ चुका है, अब स्थितिज ऊर्जा निकालो तो mgh/2 हो जाएगा। भाई आधी जो स्थितिज ऊर्जा है वो आधी हो चुकी है, तो बाकी की आधी स्थितिज ऊर्जा कहाँ गई? गतिज ऊर्जा में बदल गई, mgh/2। ठीक, देखो जो कुल ऊर्जा है ये हर पॉइंट पर सेम ही रहने वाली है। आधी ऊंचाई पर आने के बाद भी जो टोटल एनर्जी है वो mgh ही रहने वाली है। टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आधी ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो है वो mgh/2 है, ये बराबर mgh हो जाएगा। यहाँ से गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो mgh/2 हो जाएगा। आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। अब हम लोग एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को देखते हैं। किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है तो ये गलत हो जाएगा। विस्थापित वस्तु द्वारा वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, देखो वैसे तो आंसर चलो यहाँ पर बी और सी सही है, लेकिन ये अलग अलग देना जो है वो सही नहीं है। एक ही लाइन में जो है ये दोनों चीजें होनी चाहिए कि वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित कर पाता है के द्वारा। एक ही लाइन में ये दोनों चीजें जो है होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। फिर भी ये आपके एग्जाम में पूछा गया था सवाल, तो ऑप्शन बी और सी ही हम लोग यहाँ पर सही मानकर चलेंगे, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं बोल रखा है। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगी। तो एक पिंड है, जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोग्राम की पिंड है, भूमि पर गिराई जाती है, तो गुरुत्व बल नीचे की ओर काम करेगा। कितना काम करेगा? mg के बराबर काम करेगा। कितना काम करेगा गुरुत्व बल? mg के बराबर, इसके भार के बराबर। तो कार्य होता है बल गुने में विस्थापन। देखो बल भी इधर की ओर है, विस्थापन भी इधर की ओर है, बल भी इधर की ओर है, विस्थापन भी इधर की ओर है।
बल हो जाएगा mg और विस्थापन हमारा h हो जाएगा यहाँ पर। तो m 1 किलोग्राम है, g का मान 9.8, h 30। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 10 जो है लेकर के बनाया गया है, 10 लेकर के बनाया गया है, तो यहाँ पर जो है 300 जूल हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्व बल के द्वारा कार्य पूछा गया था, है ना। तो बल नीचे, गुरुत्व बल कितना हो जाएगा, जो वस्तु का भार है, वस्तु का भार क्या होता है, पिंड पर लगाया गया गुरुत्व बल होता है। तो जो नीचे गुरुत्व बल लगेगा वो भार के बराबर होगा mg। ये बल आ गया जो कि नीचे की ओर है। विस्थापन कहाँ तक पिंड को आना है, जमीन तक आना है, यानी कि 30 मीटर की हाइट तक आना है, तो ये विस्थापन हो जाएगा। फॉर्मूला लगाया mgh fs, यहाँ से mgh आया और ये हमारा आंसर आ गया। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। अब सब सारे के सारे जो है एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, क्यों आता है, क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। वो बल कौन सा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। तो क्योंकि कार के पास गति है तो इसके पास गतिज ऊर्जा है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर देती है, इसका त्वरण क्या है। स्थिर अवस्था से यानी कि प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और यहां से यहां आने में समय कितना लगा, 2 सेकंड लगा। त्वरण पूछा है तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। 5 माइनस 0 बट्टे में 2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। देखो, अगर मुक्त रूप से पिंड जो है नीचे की ओर गिर रहा है, मुक्त रूप से पिंड अगर मान लीजिए कि नीचे की ओर गिर रहा है तो लगातार उसकी ऊंचाई जो है धरती से घटती चली जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा लगातार घटेगी, ठीक, और गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा हमारा आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा घटेगी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों कुल ऊर्जा है, इसी को यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे, जो कि अचर रहेगी। ये नहीं बढ़ने वाली है, नहीं घटने वाली, अचर रहने वाली है। और रासायनिक ऊर्जा का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है, इसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन बल के लंबवत होता है, वैसे में कार्य 0 होगा। विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है, वैसे में कार्य ऋणात्मक होगा। और इस वाले केस में कार्य धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो संवेग होता है द्रव्यमान गुने में वेग, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, देखो त्वरण अगर धनात्मक है मतलब जो पिंड का वेग है लगातार बढ़ रहा है, ठीक। अगर त्वरण मान लीजिए कि ऋणात्मक है मतलब पिंड का वेग घट रहा है, ठीक, यानी कि अंतिम वेग कम है, प्रारंभिक वेग ज्यादा है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। किसी पिंड को अगर आप h ऊंचाई तक उठा करके ले जाते हैं तो उस पिंड को h ऊंचाई तक उठा करके ले जाने में जो बल काम किया ऊपर, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। वहीं गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम कर रहा है, तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य अगर निकाले तो वो बल नीचे की ओर है, विस्थापन ऊपर की ओर है, तो ये हो जाएगा -mgh। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य -mgh हो जाएगा, ठीक। ये किस बल के द्वारा किया गया कार्य है, जो बल लगा करके आप पिंड को ऊपर उठाते हैं। ये किस बल के द्वारा किया गया कार्य है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, जो नीचे की ओर काम कर रहा है और विस्थापन ऊपर की ओर काम कर रहा है, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक। तो -1 किलोग्राम, जी का मान 9.8 और h जो है ये 10 है, तो -98 जूल हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है,
जब कोई पिंड मुक्त रूप से गिरता है तो उसको उसका भार महसूस नहीं होता है, भारहीनता, वेटलेसनेस। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप किसी हाइट पर जाकर के गिरते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको आपका भार महसूस नहीं होगा, आपको होगा, क्योंकि आप मुक्त रूप से नहीं गिरेंगे। मुक्त रूप से गिरने का मतलब क्या हुआ, केवल ग्रेविटी उस पर काम करता है, फोर्स के रूप में केवल और केवल ग्रेविटी ही काम करता है। आप किसी हाइट पर गिरेंगे तो आप पर नीचे की ओर ग्रेविटी काम करेगा, लेकिन ऊपर की ओर जो है वायु का प्रतिरोध काम करेगा, तो आप मुक्त पतन में नहीं होंगे, आप भारहीनता महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अंतरिक्ष में जो लोग होते हैं वो भारहीनता महसूस करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है, वो मुक्त रूप में होते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। किसी पिंड पर अगर आप पॉजिटिव काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, नेगेटिव काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा घटती है। ठीक, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh हो जाएगा। सिंपली फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, जिससे ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश। अगर आप किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, जब आप फेंकेंगे उस समय उसकी स्पीड अधिकतम होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती चली जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा घटती चली जाएगी, लेकिन हाइट बढ़ने के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा घटेगी। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, तो बल कभी भी अकेले नहीं होता है, जोड़े में पाया जाता है। द्रव्यमान 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा, ऊर्जा नहीं शक्ति, आई थिंक शक्ति ही जो है यहां पर होनी चाहिए, वाट में आंसर दिया गया है। तो पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। कार्य निकालिए। यहां पर ना तो बल है ना ही विस्थापन है। पहले ब्लॉक रेस्ट में था, बाद में ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड हो गया। द्रव्यमान आपको ये दिया गया है, तो यहां पर आप काम निकालेंगे, वर्क निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। हाफ mv² माइनस u² और बट्टे में यहां पर टाइम आ जाएगा। m का मान 10, v का मान 2 है तो ये 4 हो जाएगा, u का मान 0 है, 4 माइनस 0 0 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 4 माइनस 0 4 हो जाएगा ना। 2 गुने में समय जो है 20 सेकंड है, राइट। 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, 1 वाट। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा है। यहां पर जो कार्य है हम लोगों ने निकाला है कार्य ऊर्जा सिद्धांत से। कार्य निकालना था, लेकिन ना तो बल है ना तो विस्थापन है, 2 अलग अलग आपको चालें दी गई है, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पर लगेगा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश है, किलोवाट घंटा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक यूनिट है किलोवाट घंटा ऊर्जा की। देखो ये जूल भी ऊर्जा की ही इकाई है, लेकिन ये एसआई मात्रक है ना कि वाणिज्यिक मात्रक है। ये दोनों शक्ति के मात्रक हैं, ये शक्ति का एसआई मात्रक है। 1 किलोवाट आवर डैश के बराबर होता है। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 800 किलोग्राम की एक कार 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल डैश होगा। कार रुक जाती है, यानी कि अंतिम वेग 0 हो चुका है। ये प्रारंभिक वेग है। आपको यहां पर समय दिया गया है, आपको यहां पर द्रव्यमान दिया गया है और बल पूछा गया है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। त्वरण सीधा नहीं दिया गया है, लेकिन आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि सारे मान जो है आपको पता है। अब देखो जो u है ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, जबकि आंसर आपको एसआई मात्रक में चाहिए। ये एसआई मात्रक में नहीं है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करके तो ये 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब द्रव्यमान जो है ये 800 किलोग्राम है। v का मान जो है 0 है, u का मान 25 है। समय कितना लगा 5 सेकंड।
समय 5 सेकंड लगा। ठीक, त्वरण तो ऋणात्मक ही आएगा क्योंकि वेग जो है समय के साथ घटा है ना कि बढ़ा है। ये 5 सेकंड हो जाएगा। ये -800 और गुने में 5, 4000 न्यूटन। माइनस साइन दिखा रहा है कि जिधर वेग की दिशा थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। अगर चलते हुए गाड़ी में जब ब्रेक लगाया जाता है तो फोर्स किधर लगता है, जिधर चल रही उधर थोड़ी लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो जिधर बल लगा है उधर ही विस्थापन हुआ है। सिंपली गुना कर दो बल और विस्थापन को, तो 10 गुने में 2 20 हो जाएगा, 20 जूल। वर्क बराबर फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फोर्स 10 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, 20 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। ऑडोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो जो वाहन होते हैं उसमें डिस्टेंस जो देखा जाता है कि गाड़ी कितनी चली है, वाहन कितनी चली है, तो वो डिस्टेंस ऑडोमीटर में ही देखा जाता है। और किसी टाइम पर जो वाहन है किस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड देखने के लिए उसमें स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। स्प्रिंग को आप खींचते हैं, दबाते हैं, रबर को खींचते हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, क्योंकि जो स्प्रिंग को खींचते हैं, दबाते हैं, आप कार्य करते हैं, उसके विन्यास को बदलते हैं, उसमें वो कार्य जो है संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। 5.6 किलोवाट आवर बराबर, तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 5.6 किलोवाट आवर बराबर 5.6 इंटू 5.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। ये आएगा 20.16 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 किलोवाट आवर के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा? तो पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। यहां से वर्क निकालेंगे आप, पावर गुने में समय हो जाएगा। पावर आपको दिया गया है 20 किलो वाट और समय है 10 सेकेंड। ये हो जाएगा 200 किलो जूल। 200 किलो जूल। वाट इनटू में सेकेंड, ये जूल हो जाएगा और किलो का किलो हम लोग यहां पर लगा देंगे, 200 किलो जूल। तो दोस्तों यहां पर ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, रिवाइज होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को रिवाइज किया है और आपने बहुत सारे PYQs देखे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर से जो सवाल पूछे जाते हैं वो आसान पूछे जाते हैं, है ना, बहुत आसान पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इस चैप्टर से प्रश्न जो है आपका नहीं छूटेगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।